आज का जो विषय है वो ये है कि वैदिक शिक्षा क्या है। सबसे बेसिक बात यह है कि जब हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के कई आयाम सामने आते हैं, जिसमें शब्दों का यदि वर्गीकरण किया जाए तो वैदिक शिक्षा में दो अलग अलग शब्द हैं। एक है वैदिक, दूसरा है शिक्षा। शिक्षा का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई संस्कार जागृत करते हैं, उसके अंदर कोई विचार, कोई आदत या चीज़ों को समझने की कोई कला जब जागृत करते हैं तो ये शिक्षा का पार्ट है। अब इसमें आगे वैदिक का विशेषण क्यों लगाया गया? वैदिक का विशेषण लगाए जाने की जो मूल वजह है वो ये है कि जब हम शिक्षा पर कोई बात करते हैं किसी से, किसी जगह पर हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आज के दौर में जो पश्चिम जगत की व्यावसायिक शिक्षा है उस पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति का ध्यान जाता है। व्यावसायिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा में बेसिक अंतर है। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति के अपने निजी लाभ के लिए या जिस संस्थान में वह व्यक्ति कार्य करता है उस संस्थान के लाभ के लिए, जिस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति व्यवसाय करता है, जिस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज से अपने आप को डेवलप करता है या अपने संस्थान को डेवलप करता है, उसे व्यावसायिक शिक्षा कहा जाता है। लेकिन वैदिक शिक्षा एकदम इसके विपरीत है। वैदिक शिक्षा में सांसारिक शिक्षा के अलावा आध्यात्मिक शिक्षा भी आती है। लोक और परलोक, इन दोनों लोकों के लिए जब व्यक्ति का विकास कैसे हो, जब व्यक्ति संसार में है तो उसका सांसारिक विकास कैसे हो, और जब व्यक्ति संसार छोड़कर जा रहा है तो परालोक, दूसरे लोक में उसका विकास कैसे हो, ब्रह्मलोक में उसका विकास कैसे हो, यह जो ज्ञान है यह वैदिक शिक्षा का पार्ट है। इसके लिए बहुत छोटी सी बात है कि मनुष्य जन्म से पहले ही ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है, ये हमारे वेद कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शिक्षा का विस्तार से वर्णन है। वहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उस माँ के आसपास का जो वातावरण होता है, उस वातावरण का जो कंपन है, जो उसकी वाइब्रेशन है, वो माँ के गर्भ में होती है। बच्चा जिस फ्लूइड में, जिस जल में तैर रहा होता है उसमें वह कंपन होती है और उस कंपन के आधार पर वह बच्चा वहाँ से वह शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर देता है जब उसका जन्म भी नहीं हुआ होता है। मतलब यदि सात्विक परिवार है जहाँ पर शांति के साथ, एक संयम के साथ, एक अच्छे दृष्टिकोण से जीवन यापन किया जाता है तो वहाँ पर उस बच्चे का संस्कार माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जो ज्ञान उसको वहाँ पर मिलता है वह ज्ञान उसके हाथों की लकीरों में उसके जन्म के साथ निकल कर आता है। उसकी उंगली के पोरों की डिज़ाइन उसी तरह की हो जाती है, उसके हथेलियों के अंदर जो रेखाएं हैं वो उसी तरह की हो जाती हैं और व्यक्ति की अभिव्यक्ति उसी तरह की हो जाती है। आप देखिए प्रायः जो जिद्दी लोग होते हैं वो बचपन में रोते जाता है, या जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बचपन में चीखते जाता है। तो ये सारी चीज़ें जन्म से ही क्यों होती हैं? ये जन्म से इसलिए होती हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय माँ के आसपास का जो वातावरण होता है, उस वातावरण का जो तरंग रूप में इम्पैक्ट उस बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है, उसके कारण बच्चा उस तरह के संस्कार लेकर के माँ के गर्भ से बाहर आता है। फिर धीरे धीरे परिवेश में उसका विकास होने लगता है और व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति उसी तरह की हो जाती है। मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो हिंसक है और हमारी शिक्षा जो है वो व्यक्ति को अहिंसक बनने की प्रेरणा देती है, क्योंकि समाज में जब हम संगठित तरीके से रहते हैं तो हिंसा के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। समस्या का समाधान निकाला जा सकता है संवाद के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, आपसी तालमेल के द्वारा,
या आप कहिए दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि समाज के अंदर जब भी कहीं कोई वैचारिक मतभेद हो तो उस वैचारिक मतभेद का एकमात्र तरीका है कि आप जिस व्यक्ति के साथ आपका वैचारिक मतभेद हुआ है उस व्यक्ति के साथ बैठकर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार उसके विचारों को बदलने की कोशिश करिए, उसके साथ तर्क करिए, उसके साथ संवाद करिए। या तो वह अपने विचारों से आपको प्रभावित कर लेगा या आप उसके विचारों से प्रभावित हो या आप अपने विचारों से उसको प्रभावित कर लेंगे। दोनों में से एक व्यक्ति जब दूसरे से प्रभावित होगा तो उस स्थिति में विवाद खत्म हो जाएगा। इसी को हमारे यहाँ वैदिक काल में शास्त्रार्थ कहा जाता था। हमारे यहाँ ऋषियों के बीच में जब विचारों का संवाद होता था तो उस संवाद में ऋषि अपना पक्ष रखते थे, दूसरा व्यक्ति अपना पक्ष रखता था। तो उन दोनों के बीच में जब एक बिंदु वो आता था जहाँ पर शास्त्रार्थ में तालमेल बैठ जाता था और एक ऋषि दूसरे ऋषि को अपने विचारों से जोड़ लेता था, यह संवाद की, यह शास्त्रार्थ की पराकाष्ठा की स्थिति होती थी। हमारे यहाँ व्यक्ति के जन्म के साथ व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसकी मूल प्रवृत्ति शिक्षा लेने की है। कोई व्यक्ति संगीत में बहुत अच्छा है तो उसकी मूल प्रवृत्ति संगीत की है। कोई व्यक्ति युद्ध में बहुत अच्छा है तो उसकी मूल प्रवृत्ति युद्ध कौशल की है। कोई व्यक्ति व्यवसाय में बहुत अच्छा है तो उसकी मूल प्रवृत्ति व्यवसाय की है। कोई व्यक्ति सेवा कार्यों में बहुत अच्छा है, जैसे कोई बढ़ई का कार्य अच्छा कर सकता है, कोई लोहारी का कार्य अच्छा कर सकता है, कोई गौपालन का कार्य अच्छा कर सकता है, कोई कृषि का कार्य अच्छा कर सकता है। तो ये व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है। 10 वर्ष की आयु तक बच्चे का जो बौद्धिक विकास, जैसे अब साइंस भी कहने लगी है कि 10 वर्ष की आयु तक बच्चों को कहीं भी पूरी दुनिया में विकसित देशों में कहीं भी फेल नहीं किया जाता। उसके पीछे क्या है कि जब 10 वर्ष की आयु तक बच्चे के दिमाग में कोई सेटबैक नहीं लगता, कोई उसको अचानक क्षति नहीं होती है मानसिक रूप से, तो उस व्यक्ति का समग्र विकास होता है। और 10 वर्ष की आयु तक पहले जब बच्चा अपने माता पिता के आवास पर रह करके संस्कारों की शिक्षा माता पिता से लेता था तो उस स्थिति में व्यक्ति का समग्र विकास होता था। माता पिता की जो द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, पारिवारिक संस्कार और परिवेश उसके व्यक्तित्व को विकसित करते थे। इसके बाद 10 वर्ष की आयु के बाद वह बच्चा गुरुकुल जाता था और गुरुकुल में गुरु उस बच्चे को 1 महीने तक अपने पास रखकर ये ऑब्जर्व करता था, ये उसके अंदर देखता था कि इसके अंदर क्या विशेषता है, ये किस विधा में कार्य कर सकता है। वह बच्चा जिस विधा का विशेषज्ञ हो सकता है उसको उसी विधा का प्रशिक्षण देता था। कोई बच्चा संगीत का विशेषज्ञ हो सकता है तो संगीत में भी कई विधाएं, कोई तबला बजा सकता है, कोई घुंघरू बजा सकता है, कोई गिटार बजा सकता है, कोई सितार बजा सकता है, कोई ढोलक बजा सकता है, कोई कुछ भी बजा सकता है। तो जो जिस चीज़ को बजा सकता है उसको उसी विधा की प्रशिक्षण दिया जाता था। उसी तरह युद्ध कला में कोई आदमी वहाँ पर जा कर के धनुष बाण में पारंगत हो सकता है, कोई गदा चलाने में पारंगत हो सकता है, कोई भाला चलाने में पारंगत हो सकता है, कोई तलवार चलाने में पारंगत हो सकता है, कोई कृपाण चलाने में पारंगत हो सकता है। तो जो जिस कला के प्रति पारंगत हो सकता है गुरु उसको देखता था और देखने के बाद उस बच्चे को उसी का प्रशिक्षण देता था। वह बच्चा 8 से 10 साल गुरु के सानिध्य में प्रशिक्षण लेता था। परिणाम क्या होता था कि उसकी जो प्राकृतिक मानसिक और शारीरिक व्यवस्था होती थी उसको विकसित किया जाता था। इसीलिए हमारे यहाँ जब तक गुरुकुल पद्धति थी तब तक एक से एक विशेषज्ञ अपने अपने विधा के हुए, चरक हुए आयुर्वेद में, सुश्रुत हुए सर्जरी में, आपके भृगु हुए ज्योतिष में, रावण हुआ तंत्र में। तो ये सब लोगों ने जो अलग अलग चीज़ों में पराकाष्ठा तक जा कर के कार्य किया, इस पराकाष्ठा तक जाकर के कार्य करने की वजह बस सिर्फ एक थी कि 10 वर्ष की आयु तक उसके मस्तिष्क पर, बच्चे के मस्तिष्क पर कोई बोझ नहीं डाला जाता था। और 10 वर्ष की आयु के बाद अगले 10 वर्ष तक वह गुरु के पास जाकर के जिस विधा का उसके अंदर नैसर्गिक गुण होता था, प्राकृतिक गुण होता था, उस विधा को विकसित किया जाता था। जब नैसर्गिक और प्राकृतिक गुण को विकसित किया जाता था तो वह व्यक्ति समाज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के आता था,
समाज को कुछ देने वाला होता था और वह इतिहास लिखने वाला होता था। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए जितने बड़े योद्धा हुए, जितने बड़े लोग हुए, उन सब की शिक्षा गुरुकुलों में हुई। जब से हम कॉन्वेंट स्टाइल में पढ़ने लगे कि बच्चा 4 साल की उम्र से स्कूल जाने लगा, सवेरे 7 बजे उसकी नींद पूरी नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती उसको स्कूल में भेज दिया गया, लौट के आया 2 बजे के बाद, फिर वो होमवर्क कर रहा है, फिर इसके बाद वो सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार अटेंड कर रहा है। तो ये शिक्षा नहीं हो रही है, ये उस व्यक्ति के बौद्धिक क्षमताओं की हत्या हो रही है। यह बौद्धिक क्षमताओं की हत्या का क्रम हमारे देश में निरंतर जो चल रहा है, उसी का परिणाम है कि आज लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर योग्यता ही नहीं है। तो हमें वैदिक शिक्षा की तरफ वापस जाना पड़ेगा। हमें बच्चों के नैसर्गिक गुण के अनुरूप उनको विकसित करना पड़ेगा। उनके अंदर यदि कला के क्षेत्र में पारंगतता है तो कला के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में पारंगतता है ज्योतिष के क्षेत्र में, आयुर्वेदा के क्षेत्र में पारंगतता है आयुर्वेदा के क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, जिस क्षेत्र में वह विकसित होना चाहता है, जिस क्षेत्र में वह पारंगत होना चाहता है, उस क्षेत्र में गुरु उसको विकसित करे। यही वैदिक शिक्षा का मूल आधार है, यही वैदिक शिक्षा का मूल तत्व है और इसी के द्वारा व्यक्ति वैदिक शिक्षा में आगे बढ़ सकता है। यही वैदिक शिक्षा का मूल कंसेप्ट है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नमस्कार।